तो आज हम बात करने वाले हैं रियल नंबर पे। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है, एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल, जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो क्या है। आप जानते हो कि रेशनल नंबर क्या होता है। सो रेशनल नंबर को ध्यान से देखेंगे। पहले मैं पेन तो सिलेक्ट कर लूँ। रेशनल नंबर अ नंबर विच इज फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू वेयर क्यू नॉट इक्वल टू जीरो और पी क्यू बिलोंग्स टू जेड। ठीक, ये रेशनल नंबर होता है। अब चलिए ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। जो भी रेशनल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर होंगे क्या। एवरी रेशनल नंबर, सारे के सारे रेशनल नंबर। तो ये देखेंगे सारे के सारे रेशनल नंबर नेचुरल नंबर कैसे हो सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे 4/5 एक आपका रेशनल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन कट हो जाएंगे। उसी तरीके से 4/5 एक रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएंगे। हाँ, रियल नंबर में भी पॉसिबल है। ठीक है, पॉसिबल है। और एक होल नंबर का भी यही हाल है कि 4/5 रेशनल नंबर है लेकिन होल नंबर नहीं है, तो ये भी कट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट बी। रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या नहीं हो सकता है। हम जानते हैं कि डेसिमल नंबर का अगर मैं रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, सॉरी क्या कहते हैं, रेशनल नंबर का अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आता है वो दो टाइप का आता है। एक आता है टर्मिनेटिंग, जो कुछ डिजिट के बाद क्या कर जाता है, टर्मिनेट कर जाता है। और दूसरा जो होता है वो होता है रिपीटिंग। ठीक है, ये होता है डेसिमल नंबर का रिप्रेजेंटेशन। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लेते हो 4/5, ये रेशनल नंबर है, अगर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करूँ तो 0.8 होगा। ये टर्मिनेट कर गया आफ्टर 1 डिजिट। एक और एग्जांपल ले लीजिए 10/3, तो ये हो जाएगा 3.333। देख रहे हो, ये रिपीटिंग है। तो जब भी हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं रेशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो दो टाइप का होता है, एक तो टर्मिनेट हो जाता है, नहीं तो एक रिपीट होता है। तो फिर क्या नहीं हो सकता है, तो भाई नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता है, नॉन रिपीटिंग नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। पी बाई क्यू फॉर्म ऑफ 0.6। देखो, इसको आप डायरेक्ट मेथड से बनाओ या टिप्स ट्रिक से बनाओ, दोनों मेथड आपके लिए सही है। मैं ट्रिक्स की बात करूंगा, जैसे कि 0.6 दिया हुआ है और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है, तो जितने डिजिट का जिस डिजिट का रेकरिंग लगा हो सो वो लिख लीजिए, और जितना डिजिट जितने टाइम रिपीट कर रहा है उतने 9 दे दीजिए। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो आपका हो गया 2/3। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे 0.66 का रेकरिंग रहता, तो जितना जो डिजिट रिपीट हो रहा है सो तो 66 रिपीट हो रहा है ना। और अब पावर में 999 लगाएंगे क्योंकि डबल डिजिट का रिपीटेशन हो रहा है। इसको सॉल्व करेंगे तो इस 0.66 का जो आंसर होगा रेशनल नंबर फॉर्म में, वो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100th रूट ऑफ 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 इज 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10 इज 100th रूट। आप एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप बात करो कि nth रूट ऑफ p अगर बात करते हो तो ये कैसे होता है, p टू दी पावर 1/n, या इसी बात को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं nth रूट क्या। जैसे क्यूबिक रूट ऑफ 4 लिखना है तो आप ऐसे लिखते हो, 3 यहाँ पे देते हो। स्क्वायर रूट लिखना होता है तो डायरेक्ट लिखते हो, यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा जाता। 5th रूट लिखना हो तो आप ऐसे लिखते हो, 5th रूट ऑफ 4। अब ना इसी तरीके से अगर मेरे को 100th रूट ऑफ ये पूरे नंबर का लेना होगा तो आप कहोगे इसका एक उपाय ये कर सकते हो कि 100th रूट ऑफ 10 टू द पावर 10 ऐसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पर 100 होगा। या इसी बात को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटू 1/100। ठीक, तो ये है 10 टू द पावर 10 और ये हो जाएगा 10 टू द पावर 2। 10 टू द पावर 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि बेस सेम है, डिवीजन में है तो पावर का सब्ट्रैक्शन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 8। यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इफ़ √3 - 2 √3 + 2 = इतना, देन देखिए इसमें जो है ये क्वेश्चन दिया हुआ है, रेशनल और इरेशनल पार्ट को इक्वेट करने पे ए और बी निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बी रेशनल पार्ट है और A√3 इरेशनल पार्ट है। तो यहाँ से भी हम वही करेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसमें रेशनल और इरेशनल पार्ट को अलग करेंगे। रेशनल और इरेशनल पार्ट को अलग करने के लिए आपको क्या करना होता है, रेशनलाइजेशन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि रेशनलाइजेशन जो है डिनोमिनेटर के इरेशनल पार्ट को हटा देता है, तो आप इजीली रेशनल और इरेशनल पार्ट को सेपरेट कर सकते हो। तो चलिए करते हैं। आपके पास जो है √3 - 2
और रूट अंडर 3 + 2, इसका रेशनलाइजेशन कर देते हैं, रूट अंडर 3 - 2 बाई में रूट अंडर 3 - 2 इज इक्वल टू ए रूट अंडर 3 - बी। ठीक, जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, रूट अंडर 3 - 2 का होल स्क्वायर होगा तो रूट अंडर 3 - 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, -2 2 जा 4 होगा, ए रूट अंडर 3 - बी होगा। ठीक, इसका होल स्क्वायर ब्रेक करेंगे तो रूट 3 का स्क्वायर 3 होगा, प्लस का 4 और माइनस का 2 2 जा 4 रूट अंडर 3 और निगेटिव का 1 इज इक्वल टू ए रूट अंडर 3 माइनस का बी। तो ये हो जाएगा 7 - 4 रूट अंडर 3 अपॉन में -1 हो जाएगा ए रूट अंडर 3 - बी। इसको अपोजिट कर देते हैं निगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके, तो हो जाएगा 4 रूट अंडर 3 - 7 इज इक्वल टू ए रूट अंडर 3 - बी। आप इक्वेट कर लो, रूट 3 का कोफिशिएंट मतलब इरेशनल पार्ट ए इज इक्वल टू 4 हो गया और निगेटिव बी इज इक्वल टू -7, दैट मीन्स बी इज इक्वल टू 7, है ना। 4 7 आंसर हो गया आपका, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इफ p इज इक्वल टू 7 - 4 रूट अंडर 3 देन पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 7p इज इक्वल टू, तो पहले ना पी स्क्वायर निकाल देते हैं। जैसे पी स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा तो 7 7 जा 49 हो जाएगा, प्लस का 4 रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 4 जा 16 3 48, ठीक है, और माइनस का 56 रूट अंडर 3 हो जाएगा। इसको ऐड कर लेते हैं, जैसे ऐड करेंगे रेशनल पार्ट को, 9 8 7 4 4 8 1 9 56 रूट अंडर 3, ये हो जाएगा। अब इसका वैल्यू ना डाल देते हैं यहाँ पे, पी स्क्वायर प्लस 1 बाई 7p में, जैसे आप डालोगे तो ये होगा 97 56 रूट अंडर 3 और प्लस 1 तो है ही है, बाई में 7 और p का वैल्यू डाल रहे हैं जो कि 7 - 4 रूट अंडर 3 हो जाएगा। 97 में 1 ऐड करोगे तो 98 होगा 56 रूट अंडर 3 होगा और अपॉन में 7 7 जा 49 28 रूट अंडर 3 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन कर लेते हैं, ऊपर से कॉमन कर सकते हैं 14 कॉमन करेंगे तो 7 बचेगा और यहाँ पे 4 रूट अंडर 3 बचेगा, और यहाँ से जो कॉमन करूँगा, यहाँ से कॉमन करते हैं 7 तो ये हो जाएगा 7 - 4 रूट अंडर 3, तो इससे पूरा कैंसिल, 7 से 2 टाइम में कैंसिल, तो आपका आंसर हो गया 2। इफ थ्री टू दी पावर x इज इक्वल टू 5 टू दी पावर y और 15 टू दी पावर -z देन 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू, ये वैल्यू मेरे को निकालना है। देखिए मेरे पास जो दिया हुआ है कुछ ऐसा दिया हुआ है, 3 टू दी पावर x 5 टू दी पावर y और 15 टू दी पावर -z। ठीक है, इस पूरे को ना मैं k के इक्वल सपोज कर लेता हूँ, तो आप कहोगे सर ये सेपरेटली इक्वल होगा, दैट इज 3 टू दी पावर x k के इक्वल होगा, तो आप कहोगे 3 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/x लिख सकते हैं कि नहीं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से आप ना 5 इज इक्वल टू k टू दी पावर 1/y लिख सकते हो और 15 इज इक्वल टू k टू दी पावर -1/z लिख सकते हो। ठीक है, इस तीनों टर्म को ध्यान से देखिए, 3 5 जा 15 हो रहा है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 3 इंटू 5 इज इक्वल टू 15, 3 का वैल्यू है k टू दी पावर 1/x, 5 का वैल्यू है k टू दी पावर 1/y और 15 का वैल्यू है k टू दी पावर -1/z। बेस सेम है तो पावर का एडिशन हो जाएगा, तो k टू दी पावर हो जाएगा 1/x प्लस 1/y और यहाँ पे हो जाएगा k टू दी पावर -1/z। बेस सेम तो पावर सेम, डेट मीन्स आप इक्वेट कर सकते हो 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू निगेटिव का 1/z। 1/z को इधर भेज दीजिए तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल टू 0, तो 0 आपका आंसर हो जाएगा, है ना, ए नंबर। इफ x इज इक्वल टू 1/2 प्लस √3 देन रूट अंडर x प्लस 1/1 रूट अंडर x इज इक्वल टू। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा पूछे जिसमें जो क्वेश्चन में दिया होगा उसका पावर ज़्यादा होगा और जिसका वैल्यू निकालना होगा उसका पावर कम होगा, तो जिस चीज़ का वैल्यू निकालना होगा उसका डायरेक्ट आप स्क्वायर कर लेना या क्यूबिक कर देना अकॉर्डिंग टू योर नीड, ज़रूरत के अकॉर्डिंग। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर लगा हुआ है, एक्स लगा हुआ है, प्लस 1/√x है, तो इसका स्क्वायर करने पे एक्स मिलेगा, तो अब इसका स्क्वायर करते हैं। देखना कैसे करते हैं, रूट अंडर एक्स प्लस 1/√x का करते हैं होल स्क्वायर। जैसे ब्रेक करोगे तो कहोगे √x का स्क्वायर होता है x प्लस 1/x प्लस
2 हो जाएगा क्या, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा ना, रूट एक्स 2 भी करेंगे तो कुछ ऐसा मिलेगा आपके पास x प्लस 1/x+2। चलो तो आपका x तो क्लियर है कि भाई आपका x जो है ये है 1/2 प्लस √3 है ना, और 1 करोगे तो 2 प्लस √3 प्लस का 2 हो जाएगा। इसका रेशनलाइजेशन कर दूँ, इसका ए वाला पार्ट का, जैसे रेशनलाइजेशन करेंगे तो ऊपर जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे हो जाएगा 2 2 जा 4 3 1 हो जाएगा। रेशनलाइजेशन कर दिए 2 प्लस √3 प्लस 2, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 2 2 4 2 6 आपका आ गया 6। ठीक है, चूँकि आपको वैल्यू सिर्फ इतना ही कि चाहिए था, स्क्वायर का तो चाहिए नहीं था, तो स्क्वायर जैसे ही हटाओगे तो इस 6 पे क्या लगेगा, प्लस माइनस √6। तो आपका आंसर हो गया प्लस माइनस √6, सी ऑप्शन हो जाएगा। फॉर सम इंटीजर m एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म। भाई हम लोग तो पहले से जानते हैं कि जो इवन नंबर वही होता है जो 2 टू दी पावर m फॉर्म का हो, है ना, जहाँ पर m आपका इंटीजर है, ये इवन नंबर होता है। तो बस हो गया 2 टू दी पावर m, इसमें कुछ एक्स्ट्रा लॉजिक की ज़रूरत है ही नहीं। इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, ये कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा m के हर एक वैल्यू के लिए। इसका भी यही हाल है, कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पे m का वैल्यू अगर आप 8 रख देते हो तो 8 - 1 7, जो कि इवन नंबर नहीं है, लेकिन 9 रखते हो तो 9 - 1 8, जो कि इवन नंबर है। तो ये भी पूरे तरीके से सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है, ये भी नहीं कर रहा है, बट ये तो कम्प्लीटली है ही है। सो आपका आंसर हो जाएगा सी। इफ़ a and b are two positive integers such that the least prime factor of a is 3 and least prime factor of b is 5, then the least prime factor of a plus b is। देखिए कह रहा है कि a और b दो पॉजिटिव इंटीजर है। सपोज कर लो कि a और b ये पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन में दिया हुआ है कि a का जो प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर सबसे लिस्ट फैक्टर 3 आया है। इसका मतलब है कुछ ऐसा आया होगा 3 5 ... और भी कुछ आ सकता है, बट यहाँ पे लिस्ट 3 दिया हुआ तो मैंने 3 को टेकन किया। 5 पॉसिबल है भी या नहीं भी है, ठीक है, मैंने बस ऐसे ही लिखा, बस 3, ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 कन्फर्म है, 5 कन्फर्म नहीं है, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ। बी में दिया हुआ है कि भाई आपका 5 प्राइम फैक्टर है, बाकी अदर नंबर भी हो सकते हैं, बट इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर 5 ही है। अब ध्यान देंगे, किसी भी नंबर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर उसमें 2 इंक्लूड नहीं होता है तो वो कन्फर्म ऑड नंबर होता है ना। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये दोनों ऑड नंबर है, ए भी ऑड नंबर हो गया और बी भी आपका ऑड नंबर हो गया। ठीक है, अब ध्यान देना, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर करते हो तो हमेशा आता है इवन नंबर। क्या आता है, इवन नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 9 + 7 करोगे तो 16 आएगा, जो कि दोनों ऑड था, और इसका एडिशन जो सम आया है वो 16 इवन नंबर आया है। अब a + b का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो चूंकि ये इवन नंबर है तो प्राइम फैक्टराइजेशन इवन नंबर का 2 कन्फर्म कंटेन करेगा लिस्ट प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, तो आपका आंसर होगा 2, क्योंकि मेरे को पूछ रहा था कि a + b का लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इफ़ m = CAB बाई a - b देन b = ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट b का वैल्यू निकालना है। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल के फॉर्म में सॉल्व कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा ma - mb = CAB। उसको भेजिए इधर, mb को इधर भेजते हैं, यहाँ पे बचेगा ma CAB + mb। ये क्वेश्चन होता है क्या, ma CA + m और यहाँ पे कर देते हैं b, तो हो जाएगा ma/CA + m = b। यही वैल्यू हो गया आपका, देख लो भाई, ma, ये ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। क्या है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4th रूट, क्यूबिक रूट और 2 टू दी पावर स्क्वायर लगा हुआ है। सीधे इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी ब्रेक करना स्टार्ट करना, यहाँ से शुरू करना, जो सबसे लास्ट में दिया होगा। 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, ऐसे करता हूँ, 4 क्यूबिक रूट और यहाँ पे हो जाएगा 4। जैसे इसको अब ना इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, क्योंकि अंदर में ब्रेक कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा, ये 4th रूट है और ये क्या हो जाएगा, ओह माय गॉड, ये 4th रूट है, और जैसे इसको करोगे तो हो जाएगा 4 टू दी पावर 1/3। क्या, इस 4th रूट को फिर से ब्रेक करोगे तो 4 टू दी पावर 1/3 × 1/4 हो जाएगा, जो कि 4 टू दी पावर 1/12 आंसर आ रहा है। दिया नहीं हुआ है, 2 के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इस 4 को ब्रेक कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर करोगे 1/12 हो जाएगा, तो 2 टू दी पावर 1/6 हो जाएगा, बात ख़त्म। ठीक है, 2 टू दी पावर 1/6, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है।
नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन इंटीजर, अ रेशनल नंबर, सॉरी अ नेचुरल नंबर, एन ऑड नंबर, एन इवन नंबर। ऑप्शन नंबर डी से ये स्टार्ट करते हैं। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो इवन नंबर ही आता है, और -1 करोगे तो कन्फर्म ऑड हो जाएगा, है ना। तो n स्क्वायर माइनस 1 जो है ऑड आएगा अगर आप क्या कर देते हो, इवन नंबर लेते हो तो, n को अगर इवन ले लेते हो तो ये तो कभी होगा भी नहीं, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि 8 से कौन डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल होने के लिए इवन नंबर का होना ज़रूरी है। 8, 16, 24, 32 आप देख लो टेबल पढ़ करके। ऑड नंबर पे कंसीडर करते हैं। ऑड नंबर कुछ लेते हैं, जैसे कि 3 ले लेते हैं। 3 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि 8 है, डिविजिबल है। कुछ ऑड नंबर और लेते हैं। 5 ले लेते हैं। 5 का स्क्वायर माइनस 1, 25 माइनस 1 24, ये भी डिविजिबल है। 7 ले लेते हैं। 7 स्क्वायर माइनस 1 कितने हो जाएंगे, 48, ऑल्सो डिविजिबल बाई 8। सो आपका इस एक्सप्रेशन के लिए ये नंबर सही है कि एन ऑड इंटीजर, एक ऑड इंटीजर लेंगे। इंटीजर तो ले ही नहीं सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जैसे आप इवन इंटीजर जब नहीं हुआ तो इंटीजर कैसे लोगे, क्योंकि इंटीजर के अंदर में इवन इंटीजर आता है। नेचुरल नंबर भी नहीं ले सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑड इवन दोनों आते हैं, तो दोनों के लिए पॉसिबल होगा ही नहीं। ऑड के लिए होगा, इवन के लिए नहीं होगा, तो फिर ये भी कट हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ये देखेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ, इफ़ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 देन स्क्वायर रूट ऑफ x, स्क्वायर रूट ऑफ x और स्क्वायर रूट ऑफ x इज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, लास्ट टर्म से क्या बनेगा। यहाँ से जैसे आप स्टार्ट करोगे तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आएगा, ध्यान देना। x और ये हो जाएगा x टू दी पावर 1/2, है ना, ये हो जाएगा। अब x टू दी पावर 1/2, इसका बेस सेम है, पावर ऐड करोगे तो 1 + 1/2 करेंगे तो कितने हो जाएगा, 2 × 2 3/2। तो यहाँ तक हो जाएगा। अब ना इस x को भी ब्रेक कर रहे हैं, x है और यहाँ पर आ जाएगा x टू दी पावर 3/2। अब ना इस रूट जो लगा हुआ है इसको ब्रेक कर रहे हैं। जैसे इसको ब्रेक करोगे तो कुछ अब ऐसा बचेगा, x और x टू दी पावर 3/4। क्यों होगा, क्योंकि इसका जो स्क्वायर रूट आप ब्रेक किए तो ऐसा आया होगा, x टू दी पावर 3/2 और इंटू 1/2, क्या, तो ये आ जाएगा। अब इसको ब्रेक करते हैं। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो अब यहाँ पे पावर फिर से 1 टाइम ऐड होगा, तो ऐसा आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 3/4 ऐड करेंगे तो 4, 3 7/4, तो x टू दी पावर हो जाएगा 7/4। स्क्वायर रूट ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा x टू दी पावर 7/8। तो यही आंसर हो गया, x टू दी पावर 7/8 दिया हुआ है। x टू दी पावर 7/8 को आप क्या लिख सकते हो, 8 रूट ऑफ x टू दी पावर 7। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 ऑफ द फॉर्म 65m - 117 देन m इज। आप या तो भाई इस HCF का फॉर्म निकाल करके m के फॉर्म में कन्वर्ट करके बनाओ, या डायरेक्ट ऑप्शन टारगेट करके बनाओ। दोनों तरीके से आंसर आते हैं। करेंगे यहाँ पर टारगेट, ऑप्शन टारगेट, ताकि मेरे को पता चले। तो पहले 1 डालते हैं, जैसे ही पता, आई मीन 65 × 1 - 117, तो 65 - 117 हो जाएगा। 65 सब्ट्रैक्ट कर लो, 2 और 7 4 11 42। HCF पूछ रहा है आपको 65 का और 117 का, तो पॉसिबल हुआ ही नहीं, क्योंकि 42 जो है कभी भी HCF नहीं हो सकता है 65 का। 2 डाल के चेक करते हैं, 65 × 2 - 117। जैसे इसको ब्रेक करेंगे तो हो जाएगा 130, तो ये हो जाएगा 13। ठीक है, और 13 बाई द वे आपका 65 का भी HCF है और 117 का भी। एक कॉमन फैक्टर आएगा HCF में, कह रहा हूँ दोनों का कॉमन फैक्टर में 13 आ रहा है, तो HCF 13 एग्जिस्ट कर जा रहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। ऑप्शन टारगेट से बनाइए, बात खत्म। इफ़ a and b आर द पॉजिटिव ऑड इंटीजर सच दैट a इज इक्वल टू x³ y², b इज इक्वल टू xy³ वेयर x and y आर द प्राइम, देन HCF ऑफ AB। देखिए आपका a दिया हुआ है x टू दी पावर 3 और y², और b इज इक्वल टू दिया हुआ है xy²।
जब भी आप HCF इस टाइप के एक्सप्रेशन के HCF निकालने की बात करते हैं तो जितना वेरिएबल होगा उसका लोएस्ट पावर ले लीजिए, बात खत्म। जितने एक्सप्रेशन है सबको मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। जैसे x का पावर 3 है और x का पावर 1 है तो x आएगा, y का पावर 2 है, y का पावर 2 है तो y का पावर 2 आएगा। दोनों वेरिएबल, 2 टर्म हो तो 2, 3 टर्म हो तो 3, हर जगह वेरिएबल का पावर चेक कीजिए। जो सबसे कम पावर होगा उसको आप HCF में इंक्लूड करेंगे। तो x का पावर 1 कम वाला था तो ये आ गया, और y का पावर 2 तो कॉमन ही है, तो XY² इसका HCF हो गया। ऑप्शन नंबर 2 सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कोप्राइम। कोप्राइम होता क्या है भाई? A और B इज कॉल्ड कोप्राइम इफ HCF ऑफ AB इज इक्वल टू 1, है ना। अगर इसका HCF 1 आ जाता है 2 नंबर का जो पेयर में होता है, देन दैट इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर। 1435 का होगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पे 7 HCF आ जाएगा। 1825 का कितना आ जाएगा? यहाँ पे तो 1 आना कन्फर्म है। ये 3193 है तो इसका 3 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इसका 2 आएगा तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 20 सही हो गया क्योंकि इसी दोनों का HCF 1 आ रहा है। यूक्लिड डिवीजन लेमा स्टेट दैट फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a and b there exists a unique integer q and r such that a is equal to bq plus r where r मस्ट सेटिस्फाई। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग क्या है, कह रहा है कि ए और बी एक नंबर है। यहाँ पर यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे तो बी डिवाइड करता है ए को, तो आंसर आता है क्यू और रिमाइंडर आता है आर, है ना। ये होता है। तो कह रहा है कि भाई आर के लिए क्या कंडीशन है, तो आप जानते हो कि आर यहाँ पर रिमाइंडर है तो आर या तो 0 हो सकता है और नहीं तो आर लेस देन बी हो सकता है। यही तो होगा। और इसका कंडीशन होगा क्या, तो बस आप इस दोनों को इक्वेट कर दीजिए कि आर का वैल्यू जो है या तो 0 होगा और नहीं तो क्यू से छोटा होगा। इस दोनों को इंक्लूड करेंगे यही तो मिलेगा। तो आप इस ऑप्शन को ढूंढो जो है ये हो गया क्यू, मैंने लिख दिया, सॉरी, ये बी होगा ना, बी होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो गया। एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, नन। एक देखिए इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज अ डाइवर्जेंट सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस, अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, नन। जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो क्या है? डाइवर्जेंट सीक्वेंस है या कन्वर्जेंट सीक्वेंस है या कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस है। देखिए पहले बाउंडेड सीक्वेंस होता क्या है, तो बाउंडेड सीक्वेंस एक ऐसे सीक्वेंस के कहते हैं जिसमें आपको बाउंडेड बिलो और बाउंडेड एबव जो सीक्वेंस बाउंडेड बिलो हो या बाउंडेड एबव हो, या नहीं दोनों होने चाहिए, तो जाकर के आपका सीक्वेंस जो होता है बाउंडेड हो जाता है। कुल मिलाकर के आप ऐसे कह सकते हो कि कोई भी सीक्वेंस ये बाउंडेड होगा अगर ये वाला ये जो UN दिया हुआ है, ये UN के लिए कोई एक वैल्यू एग्जिस्ट कर जाए जिससे इसका वैल्यू हमेशा बड़ा ही रहे, और एक वैल्यू ऐसा भी आए जिससे उसका वैल्यू हमेशा छोटा ही रहे। एग्जांपल के तौर पे मैं n ले लेता हूँ, कैपिटल N ले रहा हूँ, ये रियल नंबर सब है, तो ये सीक्वेंस जो हो जाता है बाउंडेड हो जाता है। दैट मीन्स किसी भी सीक्वेंस को आप बाउंडेड तब कहेंगे अगर वह सीक्वेंस बाउंडेड बिलो सीक्वेंस हो एज वेल एज बाउंडेड एबव सीक्वेंस हो। अब हम पढ़ते हैं कि जितने भी बाउंडेड सीक्वेंस है वो क्या हो सकता है। जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है अकॉर्डिंग टू द वोल्जानो-वेट्रेस थ्योरम। अब वोल्जानो-वेट्रेस थ्योरम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो भी बाउंडेड सीक्वेंस होता है वो आपको उस सीक्वेंस का एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ लेमडा इज एन ऑड नंबर देन स्क्वायर रूट ऑफ लेमडा इज। आपका ये लेमडा जो दिया हुआ है ऑड है ना, और लेमडा का स्क्वायर रूट आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो भाई अगर ऑड नंबर होता है तो उसका स्क्वायर रूट कभी रेशनल होता है कभी इरेशनल होता है। तो कभी रेशनल कभी इरेशनल दोनों होते हैं। तो ऑलवेज रेशनल तो ये तो ऑलवेज कट हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट ऑफ 7 लेते हैं तो ये तो इरेशनल हो गया, तो रेशनल हुआ ही नहीं। ऑलवेज रेशनल ये भी कट होगा, क्यों होगा? क्योंकि आप स्क्वायर रूट ऑफ 9 लोगे तो 3 हो जाएगा, 9 तो ऑड नंबर है ही है। कह रहा है रेशनल एंड इरेशनल बोथ, रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। नेचुरल नंबर जब रेशनल और इरेशनल नहीं हो सकता है सिंपली, तो नेचुरल नंबर कहाँ से होगा? तो लास्ट ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कि आपका ये जो आएगा रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। इस तरीके से मैंने 20 क्वेश्चन कराया है आपको रियल नंबर का KVS TGT के लिए। पार्ट 2 भी लेकर के आऊँगा और उसमें क्वेश्चन का लेवल कुछ इससे ज़्यादा हाई रहेगा और इम्पोर्टेंट भी रहेगा।